ये आकाशवाणी है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। इस क्रम में आज प्रस्तुत है विशेष परिचर्चा संसद के समक्ष मुद्दे। इसमें भाग ले रहे हैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद विकास रंजन भट्टाचार्य, आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सांसद डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन तथा भारतीय जनता पार्टी की सांसद अपराजिता सारंगी। परिचर्चा का संचालन वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद कर रहे हैं। संसद का वर्षाकालीन सत्र जुलाई 20 को शुरू होने वाला है और अगस्त 11 तक चलेगा। करीब 17 बैठकों के बीच सरकार की तरफ से काफी सारी प्राथमिकताएं हैं। करीब 37 विधेयक हैं जो कि संसद के सामने रखे जाएंगी, जिसको वो चाहते हैं कि वो संसद उन पर विचार करे और पारित करे। ऐसे में कोशिश कर रहे विपक्षी एकजुटता बनी रहे और हम सब जानते हैं कि 3 सत्र रह गए हैं, जिसके बाद भारत में नए लोकसभा के लिए चुनाव होंगे। तो ऐसे में दोनों तरफ लकीरें खींच रही हैं और देखा जाएगा कि आने वाले सत्र में क्या प्राथमिकता है। इसके ऊपर हमने बात की तमाम सारी पार्टियों के नेताओं के साथ। आइए उनकी बातचीत सुने। विकास जी, आपसे समझना चाहिए कि ऑपोजिशन की तरफ से, विपक्ष की तरफ से कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पे आपकी प्राथमिकता रहेगी और वाम दलों का अलग से क्या निर्णय है? देखिए, ये संसद में अभी तो जो बहुत अहम मुद्दा उठाने वाला है, ये तो महंगाई। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, ये आम आदमी के लिए तो जीना मुश्किल हो गया है। इसके बारे में सरकार की क्या सोच है, क्या क्या कदम सरकार में उठाता है, कोई उधर उठाना तो हमने देखा नहीं है। इसीलिए ये बात तो उठाना चाहेंगे, ये बहुत जरूरी बात है। दूसरा चीज जो वेरी इम्पोर्टेंट है सवाल के लिए, ये है मणिपुर इश्यू। आपने देखा है तो मणिपुर में हम भी गए थे फिजिकल इंस्पेक्शन के लिए। सारी ये वर्टिकल डिविजन हो गया पीपल के अंदर। द मिस रूल एंड मिस गवर्नेंस बाय द बीजेपी गवर्नमेंट बहुत मणिपुर में, या केंद्रीय सरकार प्रधानमंत्री जी बिल्कुल खामोश है। इतना सारे घटना घट रही है, इतना आदमी खून हो गया, इतना प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय हो गया, 7.5 चर्चेज को डिस्ट्रॉय कर दिया, स्कूल डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन सरकार से कोई पॉजिटिव कदम हमने नहीं देखा। इस बारे में हम उठाएंगे संसद में। जरूर ये इस अहम बात पर हर अपोजिशन एक होकर ही आवाज उठाएंगे। दिस 2 इम्पोर्टेंट इश्यूज हम जरूर संसद में उठाएंगे इस सदन पर। विकास जी, अगर हम समझना चाहें कि आपने कहा महंगाई एक मुद्दा है और पिछले कई दिनों से कई प्रांतों में ये समस्या बनी हुई है और लगातार इस पर संसद में आप लोग और विपक्ष तमाम सारी पार्टियां उठा रहे हैं, तो आपको लगता है कि इसमें कोई ठोस कार्रवाई हो नहीं रही है या उतने प्रभावी ढंग से नहीं हो रही है? महंगाई का सवाल आपने बताया कि ये तो हर वक्त उठाना चाहते हैं, लेकिन इस टाइम जितना ज्यादा ये महंगाई हुआ है, ये तो आम आदमी का सोच का बाहर चला गया है। इसीलिए तो फिर भी उठाना पड़ेगा। ये भी सोचेंगे हर पॉलिटिकल पार्टी इसमें एकजुट कर होकर उठाएंगे। अगर सरकार कोई इतिबाचक कदम उठाए तो वो भी हम स्वागत करेंगे, लेकिन सरकार की तरफ से तो अभी तक कोई इतिबाचक पदक्षेप, इतिबाचक कदम उठाना कोई हम लोग नहीं देखा है। विकास जी, जैसे सरकार की तरफ से जो बिल का सूची रखी गई और लोकसभा के और राज्यसभा भी जल्द कर देगा इस पे, उसमें एक बिल है जो कि पर्यावरण से जुड़ा है, जिसके ऊपर पिछले कुछ दिनों में कुछ विपक्ष की आवाज सुनाई दी, खासकर जिसे कहते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल। इसको लेके हालांकि ये पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजी गई थी और उसके कमेटी में जो भी रिकमेंडेशन है वो आ जाएंगे सामने। और साथ ही साथ जो दूसरा जुड़ा हुआ है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल, तो ये भी एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास गया था। तो इनमें आपको क्या लगता है कि क्या ये निकल जाएंगे या इसमें और चर्चा को अभी आपत्तियां बची हैं? मेरा सोच से ये थोड़ा बहुत चर्चा तो होगी, लेकिन ये निकल जाएंगे। ये पर्यावरण इतना महंगा चीज हो गए हमारा देश का स्थिति के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, तो पर्यावरण ये बहुत अहम चीज है। हम पर्यावरण का जैसे हम डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इससे तो पूरा आम आदमी का रहन का भी डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। बायोडाइवर्सिटी बिल ये भी बहुत जरूरी बिल है। ये दोनों मेरा ख्याल से संसद में चर्चा होने के बाद पारित हो जाएगा। इसमें ज्यादा कोई संघर्ष का बात है नहीं। हम वाम लोगों ने तो ये संघर्ष नहीं करेंगे। हम सब ये सोच रहे हैं कि फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल के नाते आप आदिवासी लोग को जो आप उच्छेद करने का जो कार्यक्रम हुआ है, इसको रोकना चाहिए। आदिवासी लोग से फॉरेस्ट का जो रहने के लिए अहम मुद्दे है, सख्ता है, इसको हमको टिकाना चाहिए। विकास जी, जब ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ था मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स, ये जो हमारे यहाँ प्रणाली है, इसको लेकर कुछ आपत्तियां शुरू में कई सारी विपक्षी पार्टियों ने उठाया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव जो है राज्यों में ज्यादा माना जाता है। तो अब चूंकि ये कमेटी से बिल वापस आ रहा है, तो इसको लेकर किस तरह का रुख रहेगा?
मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव जो बिल आ रहा है तो मेरा सोच से इसमें ज्यादा हंगामा नहीं होगा। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव का जो उद्देश्य है, ये देश मिलाने के लिए तो बिल जो आ रहा है बहुत अभ्यास होने का बात ये आ जाएगी, ये भी पारित हो जाएगी। इसमें ज्यादा संघर्ष होने का सवाल है ही नहीं। अब सरकार की तरफ से दो और जो बातें रखी जा रही है जिसको काफी लोग मानते हैं, जैसे अभी हाल फिलहाल में केंद्रीय कैबिनेट ने फैसला किया था नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। हालांकि अभी इसका स्वरूप जो आएगा बिल के तहत, तो जो भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, तो इसके पर कोई आपकी टिप्पणी? तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में बहुत सारे बहस होना चाहिए। ये बिल वापस जाना है, हम सोच रहे हैं वापस जाना चाहिए पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी के पास ये सोचने के लिए। ये रिसर्च का काम जो हमारा देश में हो रहा था इसमें थोड़ा बदल आ गया है। रिसर्च में ज्यादा पैसा सरकार नहीं डाल रहे हैं। यूनिवर्सिटीज में रिसर्च फेलोशिप का भी कुछ स्टाइपेंड मिल रहा है। देखो इस बिल के बारे में ज्यादा सोचना पड़ेगा। इसके बारे में बहस हो सकता है, इस बारे में संघर्ष भी हो सकता है कि मेरा ध्यान से ये पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजना ही जरूरी होगा। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल सरकार की तरफ से पहले भी पहल हुई थी, लेकिन अब फिर से इसको नए रूप से पेश किया जा रहा है। तो इसके ऊपर किस तरह से रुख रहेगा वाम दलों का भी और विपक्ष पार्टियों का? पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन के बिल के बारे में हमारे बहुत रेजिस्टेंस होगा। इसके बारे में मेरा बहुत हम लोगों का, वाम दलों का, नादा दलों का रिजर्वेशन है। ये बिल इतना जल्दी लाने से कोई फायदा नहीं होगा। इसमें पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल के नाते से प्रैक्टिकली पर्सनल डाटा से बाहर निकल जा रही है, ये भी देखा है। इसको ज्यादा सोचना पड़ेगा, ज्यादा स्टडी करना पड़ेगा, इतना जल्दी ये बिल पास नहीं होगा। विकास जी, एक तरफ सरकार की तरफ से और सरकार के सदन अधिकारियों की तरफ से लगातार ये आग्रह किया जाता है कि सदन जो है सुचारू रूप से चले और विपक्ष साथ दे, तो ऐसे में आपका क्या रुख रहेगा? देखिए, आप जानते हैं ये संसद चलाने का जिम्मेदारी सरकार की ट्रेजरी बेंच की ऊपर होता है, लेकिन हमने देखा है लास्ट सेशन में ट्रेजरी बेंच वो अपना खुद से ये हंगामा मचाता है। ट्रेजरी बेंच अगर सोचे कि मोदी को बचाना पड़ेगा इसीलिए उनका हंगामा करेंगे, ये तो बहुत दुख की बात है। ट्रेजरी बेंच अगर उनका जिम्मेदारी ठीक से बहाल रखे तो अपोजिशन भी उनको कोऑपरेट करने के तैयार है। अपोजिशन की तरफ से ज्यादा हंगामा तो हुआ ही नहीं हुआ है, ज्यादा ट्रेजरी बेंच की तरफ से। अगर वो ठीक ढंग से काम करे तो सदन ठीक से चलेगा। काफी सारे मुद्दे हैं जो सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के लोग उठाना चाहते हैं, और ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से हम समझना चाहते हैं आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं, क्योंकि आपकी सरकार दिल्ली में है, पंजाब में है, और साथ ही साथ इस वक्त पूरे देश में विपक्ष की एक एकजुटता का पहल चल रहा है। प्रियंका जी, क्या प्राथमिकता होंगी आम आदमी पार्टी की? सभी को नमस्ते। सबसे पहले तो इस बार जो गवर्नमेंट ऑफ एनसीपीडी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 ले डाउन किया जाएगा, सबसे पहले तो हमारी प्राथमिकता वही होगी। आपने देखा होगा कि कैसे गैर संवैधानिक अध्यादेश द्वारा दिल्ली सरकार की पावर छीन ली गई है, जिससे अल्टीमेट जो सफरर्स हैं वो दिल्ली की जनता है, और इसलिए सबसे पहले जरूरी है इसको एड्रेस करना, क्योंकि आज हम कोई भी स्कीम लाएं, कुछ भी करना चाहें दिल्ली की जनता के लिए तो हम नहीं कर पा रहे इस अध्यादेश के कारण। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देके बताती हूँ। दिल्ली में करीब 50 स्टैट्यूटरी बॉडीज या कमीशन हैं, जैसे कि दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी बोर्ड हो गया, जैसे कि DCW हो गया, जैसे कि दिल्ली जल बोर्ड हो गया। तो इसमें जो चेयरपर्सन और जो मेंबर नियुक्त किए जाते हैं वो आम आदमी पार्टी सरकार करती है, LG का अप्रूवल लेती है। हमारे देश में कानून बहुत क्लियर है कि 2018 की एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जिसमें स्पष्ट हो गया था कि LG अपनी मर्जी से दिल्ली में कोई डिसीजन नहीं ले सकते। उनके जो डिसीजन होंगे वो सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि जो चुनी हुई सरकारों के मंत्री हैं, वो जो कहेंगे उनके साथ कंसल्टेशन करके हो सकते हैं। अब इस अध्यादेश से क्या हो गया है, जैसे मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिए स्टैट्यूटरी बॉडीज के, इनमें केंद्र सरकार सीधे अपने नुमाइंदे अपॉइंट करेगी, इनमें केंद्र सरकार ही अपने मेंबर अपॉइंट करेगी। तो अब क्या होगा, हम कोई भी स्कीम लाना चाहें, हम कहेंगे कि दिल्ली का बिजली का बिल नहीं बढ़ना चाहिए और 200 यूनिट बिजली फ्री ही मिलनी चाहिए, तो केंद्र सरकार के नुमाइंदे कहेंगे नहीं, हमें बिजली का बिल बढ़ाना है। तो क्या होगा, सारी पावर जो है वो केंद्र सरकार के हाथ में आ गई, और जो जवाबदेही है वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के हाथ में आ गई। आपने सारी हमसे पावर तो छीन ही ली, और ये कितना डेंजरस है कि एक जिनको चुना नहीं गया, LG को चुना नहीं गया दिल्ली की सरकार द्वारा,
एलजी दिल्ली की जनता से मिलते नहीं, एलजी की दिल्ली की जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं, तो आप देखेंगे कि ये बहुत डेंजरस साइंस। और अभी लेटेस्ट जो उदाहरण देखने को मिला, दिल्ली में जो निचले इलाकों में पानी भर गया है बाढ़ का, यमुना के पानी की वजह से, जो हथनीकुंड बराज हरियाणा से छोड़ा गया है, वो जब हमारे मंत्री लगातार ऑर्डर दे रहे थे अफसरों को, तो बहुत अफसरों ने आदेशों का उल्लंघन किया, क्योंकि उनकी जवाबदेही केंद्र सरकार के प्रति और हमारे प्रति नहीं है। ऐसी आपदा में भी ऐसी राजनीति चली है, तो ये अच्छे संकेत नहीं है लोकतंत्र के लिए। तो सबसे पहला मुद्दा तो यही रहेगा। दूसरा, महंगाई का मुद्दा आज हमारे को बहुत बुरी तरह से तंग कर रहा है। 45 ईयर ओल्ड बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूट चुका है, लोग बेरोजगार हैं, ऊपर से महंगाई की मार है। ये स्थिति डीमोनेटाइजेशन ने, नोटबंदी ने तो बिल्कुल कमर तोड़ी लोगों की, कोविड ने बिल्कुल कमर तोड़ी लोगों की, पर ये स्थिति उससे भी पहले से बनी हुई थी और अब और खराब हो गई है। तो इसको बहुत जरूरी है एड्रेस करना कि दिल्ली में कैसे हम बता पाएंगे कि दिल्ली नेशनल कैपिटल है, फिर भी दिल्ली में पूरी देश की सबसे कम महंगाई है। और ये तब है कि एक जब हम अपनी जनता को लगातार सुविधाएं दे पाए हैं, एक मुनाफे का बजट पेश कर पाए हैं, उसके बाद भी हमने कंट्रोल कर ली है। तो हमारा ऐसा मानना है कि महंगाई का एक बहुत बड़ा कारण करप्शन भी है। ये बहुत ही दुखद बात है कि जिन लोगों को बार बार करप्ट बुलाया जाता है, वो बार बार हमें भाजपा में जाकर बैठे हुए दिखते हैं। तो ये चर्चा इस पर बिल्कुल होनी चाहिए। एमएसपी किसानों के मुद्दे पर चर्चा बिल्कुल होगी। अभी हाल ही में हमने देखा कि वॉशिंगटन एप्पल के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी है, जिससे क्या होगा कि वो हमारे देश के एप्पल के साथ compete कर पाएगा। तो हमारे किसानों का क्या होगा, उनके लिए क्या प्रोविजंस बनाए सरकार ने। तो ये कुछ अहम मुद्दे हैं जो ध्यान में आते हैं। प्रियंका जी, आपने जिस अध्यादेश की बात की, उसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी काफी सारे विपक्षी नेताओं से व्यक्तिगत तौर पर मिले हैं, एक तरह से उनको अपनी तरफ इस अध्यादेश के बारे में। तो इसके अलावा जो विपक्षी एकता की जो चीज दिख रही है, उसमें आम आदमी पार्टी का क्या रुख रहेगा? खासकर आने वाले सत्र में काफी सारे मुद्दे हैं जिनको आपने भी गिनवाया, तो क्या आम आदमी पार्टी विपक्षी एकता और एकजुटता के साथ या अपनी प्राथमिकता तो रखती है? तो किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, विपक्षी एकता को लेकर हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी लगातार काफी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिले और 12 ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनकी राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन है और उनमें से 11 ने हमें खुला समर्थन दिया है, पब्लिक समर्थन दिया है, क्योंकि वो समझते हैं कि एक दिल्ली की चुनी हुई सरकार के साथ दिल्ली के लोगों के साथ गलत हो रहा है। सिर्फ एक कांग्रेस है, वो भी मुझे लगता है अपना रुख क्लियर कर देंगे जल्दी, क्योंकि उन्होंने भी कहा था कि पिछली पटना की मीटिंग में ही कि वो मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले अपना रुख क्लियर कर देंगे और दिल्ली अध्यादेश मामले में दिल्ली की जनता के साथ खड़े होंगे। तो बस उस बात का इंतजार है। आपको लगता है कि विपक्ष की जिस तरह से रणनीति रहती है, सरकार का हमेशा पिछले कुछ सत्रों से ये बात रहती है कि विपक्ष जो है सदन के चलते हुए बाधा डालती है, वहां दूसरी ओर विपक्ष का ये कहना है कि वो अपनी बात रखने जो चाहती है लेकिन उस तरह से उनको मौका नहीं दिया जाता। क्या अभी भी आपको लगता है गतिरोध बना रहेगा? मुझे लगता है ये स्थिति कंटिन्यूड रहेगी, क्योंकि मुझे अच्छे से ध्यान आता है जब हमें महंगाई पर पिछले सत्र में चर्चा करनी थी, चर्चा होने ही नहीं दी जा रही थी। संजय सिंह जी ने पार्लियामेंट के बाहर बैठकर 50 घंटे का धरना दिया, उसके बाद कहीं संसद के अंदर चर्चा हुई। हमने फार्म लॉज वाले केस में देखा जिसमें 700 लोगों की शहादत हुई। हमने उसमें भी देखा कि जब बिल पास करना था तो माइक बंद कर दिए गए थे, हम आइज हैव इट हो गया था, शो ऑफ हैंड से बिल पास हो गया था। ये अच्छे संकेत नहीं है बिल्कुल भी लोकतंत्र के लिए। चर्चा से ही और पॉइंट्स निकल कर आते हैं, लोगों की दिक्कत पता चल सकती है और फिर उसको एड्रेस किया जा सकता है। चर्चा को बंद करना किसी भी हालत में बहुत गलत है, जहाँ पे इतने बड़े देश में जहाँ इतने सारे डिफरेंट कम्युनिटीज, डाइवर्सिटी है ऑफ बिजनेसेस, डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, डाइवर्सिटी ऑफ प्रोफेशंस, डाइवर्सिटी ऑफ पीपल, डाइवर्सिटी ऑफ क्लोथ। बहुत जरूरी है कि सबको साथ लेकर चला जाए और सबको मौका दिया जाए अपनी बात रखने का, चाहे उस पार्टी में एक सांसद हो चाहे 10 हो। ये जरूरी है लोकतंत्र के लिए।
हुसैन साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि विपक्ष की तरफ से कांग्रेस, जो कि एक प्राथमिक पार्टी है, तो किस तरह से तैयारी कर रही है और विपक्षी एकता जो दिखी पिछले कुछ दिनों में, और उसके लिए चलते हुए क्या कोई नई रणनीति तैयार हो रही है? बहुत सारे इश्यूज देश के सामने हैं, बहुत सारे इश्यूज पिछले सत्र में भी उठाया गया था। वो सारे इश्यूज को लेकर अपोजिशन पार्टीज जो है, और अभी खासकर मणिपुर का मसला है जिसको लेके पूरा देश चिंतित है, हम लोग भी चिंतित हैं। हम लोग चाहते हैं कि उसके ऊपर बहस हुए, हम सरकार उसके ऊपर कुछ काम करे। तो इस तरीके के मुद्दों को हम पार्लियामेंट में उठाना हमारी जिम्मेवारी हम लोग समझते हैं, और अपोजिशन पार्टीज को ऑन बोर्ड लेके हम लोग इन तमाम इश्यूज को उठाने की कोशिश करेंगे। और इन इश्यूज में मणिपुर के अलावा गरीबी की जो रेखा बढ़ती जा रही है, जो फूड प्राइसेस और दूसरे प्राइसेस जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो बेरोजगारी की संख्या बढ़ते जा रही है, जो चाइनीज का इंकर्शन है, जो हमारा रुपया जो लगातार गिरते जा रहा, फॉरेन पॉलिसी का इश्यू है, और इतने जो ट्रेन के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं इसका इश्यू है, फ्लड्स आया है ये इश्यू है। ये तमाम इश्यूज को लेके हम लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर चर्चा हो। जो गवर्नमेंट अपने बिल्स लाती है, जो गवर्नमेंट अपने पॉलिसीज लेके आती है, उसके ऊपर बहस करने से हमें कोई इश्यू नहीं। हम लोग उसके ऊपर बहस करेंगे, उसमें चर्चा में पार्टिसिपेट करेंगे, अगर अच्छे हैं तो उसको पास करने में मदद भी करेंगे। लेकिन जो जन के मुद्दे हैं, जो लोगों के मुद्दे हैं, उसको भी जो है सरकार को अकोमोडेट करना पड़ेगा। क्या आपको लगता है विपक्षी एकजुटता को लेकर जिस तरह से और सरकार को घेराबंदी की तैयारी की रही है, सदन सुचारू रूप से चलना भी चाहिए इसके लिए, और हमेशा इस बात पर पूछा जाता है, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह की रणनीति अपनाई जाएगी? पार्लियामेंट के अंदर जो इश्यूज हम लोग को उठाना है, उसके लिए हम लोग फिर 20 तारीख के दिन सवेरे अपोजिशन पार्टी फ्लोर लीडर्स की मीटिंग हम लोग करेंगे। जो इश्यूज वहां पे उठाना उसको सेपरेटली हम टेकअप करेंगे, और कौन से बिल्स को सपोर्ट करना उसके ऊपर चर्चा करना, उसको भी लेके हम लोग 20 तारीख की मीटिंग में डिस्कस करेंगे। हुसैन साहब, अक्सर ये बात सुनने को आता है सरकार की तरफ से कि विपक्ष सदन चलने नहीं देता है, और सदन में ये बात भी होती है और बाहर भी होती है, विपक्षी पार्टियों को ये कहना है कि सरकार हमको अपनी बात रखने नहीं देती, जबकि जब बैठकें होती हैं ऑनरेबल चेयरमैन या ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा के तहत, देखिए कि सरकार पार्लियामेंट चलाना सरकार की जिम्मेवारी होती है, ना कि अपोजिशन की। अपोजिशन बिल्स के डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें, जन के इश्यूज उठाएं, लोगों के मुद्दे देश के सामने पार्लियामेंट के थ्रू रखने की कोशिश करते हैं। हम पार्लियामेंट में जो बिल सरकार लेके आती है उसके ऊपर चर्चा के लिए, बहस करने के लिए हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन उसके साथ में सरकार को ये भी समझना चाहिए कि जो वो इश्यूज वो लाना नहीं चाहती, क्योंकि उससे उनको एम्बेरसमेंट होगा, तो अपोजिशन वो इश्यूज रेस करती है। जब अपोजिशन रेस करती है तो उन इश्यूज के ऊपर जवाबदेही सरकार की होती है, उनको जवाब देना पड़ेगा, उसके ऊपर चर्चा करवाना पड़ेगा। आप चर्चा से भागते रहेंगे, बहस से भागते रहेंगे, आप चाहेंगे सिर्फ अपने बिल्स आप लेके आए और हम अपोजिशन एमपी सिर्फ बैठ के हाँ या ना, यस और नो में हम जवाब देते रहे, ऐसा पार्लियामेंट कभी भी नहीं चलता। किसी भी डेमोक्रेटिक देश में इस तरीके का पार्लियामेंट नहीं चलता। सरकार की जिम्मेवारी होती है पार्लियामेंट चलाए। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में हम पार्टिसिपेट करें, साथ साथ में जो आवाम के जो मुद्दे हैं और आज के जो गंभीर मुद्दे हैं, जैसा मणिपुर का इश्यू, क्यों वहां पे चर्चा नहीं होना चाहिए? चाइनीज इंकर्शन लगातार होते जा रहा है, क्यों चर्चा नहीं होना चाहिए? बेरोजगारी पे, भुखमरी पे, गरीबी पे, लगातार जो खाने पीने के पदार्थों के जो दाम बढ़ते जा रहे हैं, सब्जियों के दाम जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, गरीबों को जो दिक्कतें पैदा हो रहे हैं, जो प्रवाह इसके नॉर्थ ईस्ट हमारे हिमाचल, पंजाब, उत्तर जम्मू कश्मीर में जो फ्लड्स आए हैं उसको लेकर डिस्कशन होना चाहिए, फॉरेन पॉलिसी को लेकर डिस्कशन होना चाहिए। ये तमाम इश्यूज के ऊपर भी चर्चा होना चाहिए। गवर्नमेंट जो बिल्स लाती है उसके ऊपर भी चर्चा होना चाहिए। तो ये दोनों इश्यूज पे चर्चा करवाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। अपोजिशन चाहती है चर्चा करें, अपोजिशन ये भी चाहती है कि चर्चा करें और चर्चा में अपनी बात रखें, ताकि देश की जनता हमारे राय और हमारे मशवरों को भी जो सुने। लेकिन उसके साथ में ये भी जरूरी है कि जो अर्जेंट इश्यूज हैं, अर्जेंट मुद्दे हैं, वो सरकार उसके ऊपर चर्चा करवाए। अगस्त 11 तक करीब 17 बैठकें होंगी, जिसमें सरकार की तरफ से काफी सारे महत्वपूर्ण विधायक लाने की बात की गई है, और इस बीच विपक्ष अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि सरकार के ऊपर सेंध करे, सरकार को घेरे कई मुद्दों पे। ऐसे में जी हम समझ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी और सरकार की तरफ से किस तरह की तैयारी है। देखिए, हम सकारात्मक मनोवृत्ति लेकर बड़े हृदय के साथ मानसून सत्र की तरफ जा रहे हैं, और देश को आगे बढ़ाना, देश के विकास में सबका योगदान लेना और बड़ी समझदारी के साथ देश के हर एक मुद्दे को
जनता के समक्ष रखना और जनता के कल्याण के लिए कार्य करना, मुझे लगता है ये आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकता है। और इसी को दृष्टि में रखकर बड़े विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि 17 बैठकें जो होंगी उसमें हम भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए कहूँ, हम अपना 100% देना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि यह सत्र बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हो और चले और रचनात्मक तरीके से बातचीत हो, अच्छे प्रस्ताव आए और ऑपोजिशन जो है, ये जो विपक्षी दल के लोग हैं, ये दायित्व बोध के साथ अपनी भूमिका निभाएं। जहां तक इस सत्र का सवाल है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र है। करीबन 37 विधेयक ऐसे हैं जो पेंडिंग हैं और लंबित हैं और इसमें से करीबन 8 ऐसे विधेयक हैं जो कंसिडरेशन और पासिंग के लिए हैं। तो सिर्फ उस पर अब डिस्कशन होना है, इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो मुझे लगता है कि और बड़े महत्वपूर्ण विधेयक आने वाले हैं। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल 2022, जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल 2022, द मीडिएशन बिल 2021, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023, फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। तो इस तरह के बहुत सारे बिल्स हैं और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 भी है, लेकिन इसे अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे विधेयक हैं जिन पर बातचीत होने की संभावना है, लेकिन मैं तो कहूंगी फिर से कि रचनात्मक तरीके से बातचीत हो और शोर न मचाया जाए, दायित्व बोध के साथ काम हो, आप जानते हैं। तो मुझे लगता है कि एक सकारात्मक परिवेश को बनाने की चेष्टा तो जरूर की जाएगी। हम सकारात्मक हैं, देखिए आगे क्या होता है। प्रगति, ये माना जाए कि तीसरा ऐसा सत्र होगा क्योंकि अब से 3 सत्र के बाद भारत में नए चुनाव होंगे, नए लोकसभा का गठन होगा। ऐसे में हम देख रहे हैं कि दूसरी ओर विपक्ष भी लामबंद हो रहा है, उनकी तरफ से कोशिश रहेगी कि सरकार को घेरे। तो एक तरह से विपक्ष ये प्रयास कर रहा है कि अब से लेकर 2024 के चुनाव की तैयारी भी करें और ऐसे में रवैया क्या रहेगा, किस तरह से आक्रामक रुख अपनाएंगे, क्या है वो आगे वाले सत्र में कुछ दर्शाया जाएगा। तो ऐसे में आपकी क्या तैयारी है? देखिए, ऐसा है कि विपक्ष को यह समझना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी पर आक्षेप करके या फिर संसद की कार्यवाही को बंद करके या फिर जितना अवरोध ये लोग पैदा करते हैं उतना अवरोध पैदा करके, ऐसा नहीं है कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी के दल या फिर उनकी सरकार के कार्य में बाधा दे रहे हैं, ये देश की प्रगति में बाधा देते हैं। इस बात को समझना होगा। अगर विधेयक पास हुआ, अगर विधेयक पारित हुआ, तो निश्चित तौर पर आगामी दिनों में देश का विकास द्रुत गति से आगे बढ़ेगा। तो मुझे लगता है इन्हें भी सकारात्मक होना होगा और हर बार की तरह यह निश्चित तौर पर चर्चा से मुकरेंगे। हम चाहते हैं ये चर्चा करें, हम चाहते हैं हर एक विधेयक पर अपनी राय दें। राय नहीं देते हैं, हंगामा करते हैं, तो उससे तो कोई फायदा होने वाला नहीं। आपने देखा होगा बहुत सारे महत्वपूर्ण विधेयक है जहां पर हम अपेक्षा करते हैं कि इनके प्रस्ताव आएंगे, इनसे बातचीत होगी, ये अपनी बात को ढंग से रखेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, शोर ज्यादा होता है। और आपने सही कहा कि 3 सेशन के बाद में चुनाव है, 2024 का चुनाव है, तो निश्चित तौर पर ये लोग हंगामा करने की कोशिश करेंगे। हम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करेंगे इनके पास इन्हें समझाने की कि आपके सारी बातों को हम मद्देनजर रखते हैं, हम सारा कार्य करेंगे, लेकिन सहयोग करिए, सहयोग लिया जाएगा। और मुझे लगता है कि देखिए, हम तो बड़े सकारात्मक विचारधारा के साथ इस मानसून सेशन में जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि विपक्षी एकता हो गई है। बहुत सारी बातों में ये लोग अलग थलग बैठे हुए हैं। विपक्षी एकता अभी भी मृग मरीचिका लग रही है। तो इनका नेता कौन है, आगामी दिनों में इनका विजन क्या है, बारात का दूल्हा कौन है, ये सब कुछ पता ही नहीं है। तो मुझे लगता है ये विपक्षी एकता बस मीडिया में, अखबार की सुर्खियों में आने का एक तरीका है। और हम तो फिर से आपके माध्यम से विपक्षी दलों से गुजारिश करेंगे कि रचनात्मक सहयोग दें और मानसून सत्र को ढंग से चलने दें। अपराजिता जी, कुछ देर पहले विपक्ष के नेताओं से बातचीत हुई तो उन्होंने कुछ मुद्दे सामने रखे जो कह रहे हैं कि सदन में इन पे बहस हो, चर्चा हो। और उनमें कुछ मुद्दे उन्होंने कहे, महंगाई है, जिस तरह से देश में बाढ़ की स्थिति कई जगह पे आई है वो है, मणिपुर में जो कुछ हुआ है उसको लेकर उनकी कुछ चिंताएं हैं। तो कई सारे ऐसे मुद्दे उन्होंने गिनवाए हैं जिसपे वो चाहते हैं कि बातचीत हो। तो आपको क्या लगता है कि क्या इन मुद्दों पे कई तो है कि हर आम जनों को छूता है? देखिए, लोगों की सेवा, लोगों का कल्याण, सुशासन, भित्ति भूमि का विकास, टेक्नोलॉजी का सही प्रयोग, ये सब हमारे कंसर्न्स हैं और इन्हीं को लेकर हम चलते हैं और इन्हीं को लेकर हम देश के विकास का सपना देखते हैं।
और इसीलिए हम सबका सहयोग की कामना करते हैं। और जहां तक रहा इनके प्रश्नों का सवाल, तो मैं कहूंगी कि महंगाई हो या फिर बेरोजगारी हो या किसी भी विषय पर ये हमसे प्रश्न पूछे, हम चाहते हैं कि ये हमसे प्रश्न पूछे। देखिए, लोकतंत्र तब अच्छा कहलाता है जब वहां विपक्षी दल मजबूत होता है और विपक्षी दल कंस्ट्रक्टिव होता है, रचनात्मक होता है। तो हम चाहते हैं कि ये प्रश्न पूछे और हम किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से मुकरेंगे नहीं, हम हर एक प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं। कुछ बिलों की बात करने से पहले एक मुद्दा है जिसके ऊपर काफी चर्चा बाहर हो रही है। क्या इस सत्र में होगा यूसीसी को लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को? क्या इस पर आप कुछ प्रकाश डाल पाएंगे? देखिए, ऐसा है कि शायद इस बार बातचीत न हो पाए, 17 बैठकें हैं, समय नहीं मिलेगा। और यूसीसी की जो भी स्थिति सबको ज्ञात है। लॉ कमीशन ने प्रस्ताव मांगे हैं, सुझाव मांगे हैं और सुझाव मांगने की अवधि जुलाई 28 तक बढ़ा दी है। तो मुझे लगता है कि यह लॉ कमीशन जब अपने प्रस्ताव सारे ले लेगा, उसके बाद जो चर्चा होगी तो मुझे लगता है दूसरे सत्र में ही होने वाली है। इस सत्र में शायद समय न मिले यूसीसी के लिए। एक आपने जिक्र भी किया था डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर। इसको लेकर काफी लोगों की चिंताएं हैं क्योंकि पर्सनल डाटा को लेकर तमाम सारी खबरें निकलती रहती है वक्त बेवक्त। तो ऐसे में क्या लगता है कि ये एक कदम जो है हम सबको, एक आम नागरिक को किस तरह के आश्वासन देगा? बहुत महत्वपूर्ण बिल है और इस पर काफी कार्य भी किया गया है। ये जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी इस बिल के लिए और उसके बाद इस बिल को अभी सामने लाया जाएगा, तो उस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में मैं भी एक सदस्य थी, तो मैं जानती हूँ कितना महत्वपूर्ण है। इस पर काफी बातचीत हुई है, लेकिन मुझे इस बार इसे लाया जा सकेगा क्योंकि 17 बैठकों में बहुत सारे पेंडिंग बिल्स ऑलरेडी हैं, बहुत सारे इश्यूज ऑलरेडी हैं, मुद्दे हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस बार लाया जाएगा। ये हो सकता है कि मेरी जो समझ है, मुझे लगता है इस बार नहीं होगा क्योंकि ये इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ। इसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा, इंट्रोड्यूस करने के बाद फिर इस पर चर्चा होगी, कंसिडरेशन और पासिंग होगा। लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा है और जब भी आएगा तो इस पर तो चर्चा बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे आपने सुना, हमारे साथ विपक्ष के नेता भी थे और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रखी। देखा जाएगा कि सत्र में क्या कुछ होगा। काफी सारी उम्मीदें हैं, दोनों तरफ उम्मीद है कि एक सुचारू रूप से सदन चले, अपनी अपनी बात रखें और जनता तक अपनी आवाज पहुंचाएं। हम धन्यवाद करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट के नेता विकास रंजन जी का, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ जी, कांग्रेस के सांसद डॉक्टर नसीर हुसैन और भारतीय जनता पार्टी की सांसदा अपराजिता सारंगी जो कि आए और इस चर्चा में भाग लिया। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे परिचर्चा संसद के समक्ष मुद्दे। इसमें भाग ले रहे थे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद विकास रंजन भट्टाचार्य, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सांसद डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन और भारतीय जनता पार्टी की सांसद अपराजिता सारंगी। परिचर्चा का संचालन पत्रकार केवी प्रसाद कर रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।